नमस्कार। हमारा आज का प्रश्न है रीतिकाल का नामकरण। ठीक है, रीतिकाल को देखो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, उसके मत प्रस्तुत किए हैं कि वो इनको ये नाम क्यों दे रहे हैं। तो आज हम वो पढ़ेंगे विभिन्न विद्वानों द्वारा रीतिकाल को जो विभिन्न नाम दिए गए हैं वो आज हम करेंगे रीतिकाल के। ठीक है, पहले तो ये बता दूं कि रीतिकाल का समय सीमा जो है वो 1700 से 1900 तक है। इसको मध्यकाल भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसका प्रश्न नामकरण। पहले ये एक चार्ट देख लेते हैं कि इनको मिश्र बंधुओं ने इन रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। ठीक है, क्या कहा है? अलंकृत काल। नेक्स्ट, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनको श्रृंगार काल कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इनको अलंकार काल बोलते हैं। ठीक है, पहला मिश्र बंधु ने अलंकृत काल है बोला था, और जो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री वो अलंकार काल बोलते हैं। ठीक है, और आता है रमा शंकर शुक्ल रसाल, वो इनको कला काल का नामकरण देते हैं। ठीक है, कला काल है। और जो रीतिकाल नामकरण है वो आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है इनको नाम कर जो रीतिकाल है। ठीक है, वो हम देखते हैं, अब करते हैं ये वाला प्रश्न। देखो ये प्रश्न, रीतिकालीन साहित्य आदिकालीन और भक्तिकालीन साहित्यिक भावभूमि से नितांत भिन्न साहित्य है। ठीक है, जो आदिकाल से और भक्तिकाल से सबसे अलग जो साहित्य है, इसमें जो साहित्य रचा गया है वो आदिकाल से और भक्तिकाल से कुछ भी उसका लेना देना नहीं है, कुछ भी वो बिल्कुल भी उससे मेल नहीं खाता, उनसे नितांत भिन्न है। भक्ति काल में आध्यात्मिकता और प्रभु प्रेम प्रमुख था। ठीक है, भक्ति काल में क्या थी? आध्यात्मिकता थी, धार्मिकता थी, प्रभु का प्रेम था। और आदिकालीन साहित्य में युद्ध प्रेम, जबकि रीतिकालीन साहित्य में पूर्णता अलौकिक एवं भौतिक दृष्टिकोण से रचा गया है। ठीक है, जो आदिकाल था उसमें युद्ध था, प्रेम की कथाएं थी, लेकिन जो रीतिकाल है वो क्या है? पूर्णता अलौकिक। ठीक है, ये इस अलौकिक एवं भौतिक दृष्टिकोण से रचा गया है। इसीलिए डॉक्टर भगीरथ मिश्र रीतिकालीन साहित्य के नए दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, रीति काव्य की परंपरा ने शुद्ध काव्य के लिए एक निश्चित मार्ग खोल दिया। इसके बिना प्रबंध काव्य में या तो इतिहास ग्रंथ थे, या वे राजा महाराजाओं अथवा वीरों की अतिशय गुण गाथा से ओतप्रोत थे, अथवा वे धार्मिक एवं आध्यात्मिक ग्रंथ थे जिनमें धर्मगाथा कही गई है। ऐसे ही मुक्त काव्य नीतिक उपदेश भरे अथवा स्त्रोत और कीर्तन के रूपों में ही सीमित था। उस रीति परंपरा ने एक नवीन मार्ग कवि प्रतिभा के विकास के लिए खोल दिया, जिसका अवलंबन करके अपनी प्रवृत्ति और अभिरुचि के अनुसार कुछ भी लिखा जा सकता था। लौकिक जीवन से अनुराग, लौकिक होता है श्लोक का, ठीक है, रखने वाले राज्याश्रित कवियों के लिए ये मार्ग विशेष रूप से सहायक हुआ, क्योंकि उन्हें चारण कवियों के समान केवल यशोगान के स्थान पर रीति पद्धति पर लिखकर आश्रयदाताओं को चमत्कृत तथा रिझाने का अवसर मिला। ठीक है, जो हमने कल प्रश्न किया था परिस्थितियाँ, उसमें भी हमने जो पढ़ा था कि जो रीति काल के कवि थे वो अपने आश्रयदाताओं से अधिक नाम प्राप्त करने के लिए, उनको रचाने के लिए चमत्कृत, ठीक है, चमत्कारित जो काव्य रचना है वो रचते थे। ठीक है, वैसे रीति शब्द का जो अर्थ है वो है विशिष्ट पद रचना। ठीक है, विशेष प्रकार की पद रचना, इसलिए उसमें सिर्फ विशेष प्रकार की पद रचना थी, उसमें अलंकार छंद इन सारी चीज़ों से जो भरे पड़े थे। ठीक है, सारे के सारे ग्रंथ। अतः साहित्य राजाओं के आश्रय से में रचित साहित्य हैं। ठीक है जी, किस कहाँ पर रचा गया? राज्यों के आश्रय में रहकर। इस युग के राज दरबारों में विलासिता का वातावरण प्रधान था, इसलिए राजाओं की प्रसन्नता के लिए रचा जाने वाला साहित्य श्रृंगार एवं विलास से पूर्णता वेष्टित है, तथा भक्ति नीति धर्म एवं सामान्य रूपों आदि में काव्य का एक क्षीण धारा भी श्रृंगार के साथ साथ बहती रहती है। ठीक है, क्योंकि जो राज्य आश्रित में रचा गया, तो जो राजा लोग थे उनको प्रसन्न करने के लिए जो कवि थे वो श्रृंगार और विलास की जो रचनाएं थी वो करते थे। जो नारी का नक्शिक वर्णन है वो इन्होंने किया है, और इसके साथ साथ इसमें थोड़े बहुत साहित्य भक्ति नीति और धर्म के रूप में भी रचा गया था इस युग में। इसीलिए विद्वान इस काल के नामकरण पर भिन्न भिन्न मत रखते हैं। अब देखो नामकरण, सामान्यतः संवत 1700 से 1900 तक के काल को हिंदी साहित्य के रीति काल के नाम से जाना जाता है, परंतु साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के नामकरण को आधार प्रदान करते हुए अम्बा प्रसाद सुमन का कथन है कि
साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कृति, कर्ता, पद्धति और विषय की दृष्टि से किया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने किसकी दृष्टि कि कृति कौन सी है, कर्ता अर्थात रचने वाला कौन है, उसमें किस पद्धति का प्रयोग किया गया और विषय क्या है, इस दृष्टि से क्या कहते हैं। अम्बा प्रसाद सुमन के इस दृष्टि से हम उसका नामकरण कर सकते हैं। कभी कभी नामकरण के किसी दृढ़ आधार के उपलब्ध ना होने पर भी उस काल के किसी अत्यंत प्रभावशाली साहित्यकार के नाम पर भी ही उस काल का नामकरण किया जाता है। कई बार क्या होता है कि उस युग का ये पता नहीं चलता, उसका कोई दृढ़ आधार नहीं पता होता, ठीक है, क्या है, इसलिए कि वो उस युग का नामकरण फिर किस प्रकार किया कर देते हैं, किसी अत्यंत प्रभावशाली साहित्यकार के आधार पर भी कर देते हैं। ठीक है, जैसे आधुनिक काल के नामकरण हुए हैं, किए गए हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये किसके आधार पर हैं, ये किसी प्रभावशाली साहित्यकार के नाम पर ही उनके नामकरण किए गए हैं। ठीक है, ये कहना है अम्बा प्रसाद सुमन का। इस आधार पर आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से पहले मिश्र बंधु विनोद में आदि, मध्य और अंत 3 वर्गीकरण पर आचार्य शुक्ल ने इस वर्गीकरण के साथ साथ प्रवृत्ति की प्रमुखता के आधार पर विशिष्ट नाम जोड़ दिया। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्होंने जो रीतिकाल का नामकरण किया है वो किस आधार पर किया है, प्रवृत्ति की प्रमुखता। ठीक है, उस समय क्या विशेषता थी जो प्रमुख थी, उसको आधार बनाकर इन्होंने रीतिकाल का नामकरण किया है। इस आधार पर हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने मध्यकाल में जहाँ भक्ति की प्रधानता देखी और उसे भक्ति काल और मध्यकाल का नामकरण दिया, और जहाँ रीति, श्रृंगार आदि की प्रधानता देखी उसे उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल का नाम दिया। ठीक है जी, किन्होंने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अतः कहा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल नाम पद्धति विशेष के आधार पर ही हुआ है। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने इनका नामकरण रीतिकाल किया है, किसके आधार पर किया है, वो पद्धति विशेष के आधार पर किया है। रीतिकाल को ही उत्तर मध्य काल भी कहा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आचार्य शुक्ल के अतिरिक्त भी कुछ विद्वानों ने इस काल को भिन्न भिन्न संज्ञाएं प्रदान की हैं। रीति काल को अलंकरण काल, कला काल, श्रृंगार काल आदि नामों से अभिव्यक्त करते हैं। अतः विवादास्पद इससे बचने के लिए इन नामों की परीक्षा करना उचित प्रतीत होता है। अब देखो, पहला आता है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल के नाम से पुकारा है। कौन सा नाम दिया है, अलंकृत काल के इन्होंने दिया है मिश्र बंधुओं ने। दूसरी तरफ वह स्वयं रीतिकालीन कवियों के ग्रंथों को रीति ग्रंथ और उनके विवेचन को रीति कथन कहते हैं। ठीक है, एक तरफ तो इन्होंने नामकरण दे दिया अलंकृत काल, तो दूसरी तरफ ये जो मत प्रस्तुत कर रहे हैं, जो और भी चीज़ें हैं, उसमें क्या है, उनके जो कवि हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, उनको रीति नाम दे रहे हैं। ठीक है, अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में उन्होंने रीति की व्याख्या करते हुए लिखा है, इस प्रणाली के साथ रीति ग्रंथों का भी प्रचार बढ़ा और आचार्यता की वृद्धि हुई। आचार्य लोग तो स्वयं कविता करने की रीति सिखलाते थे। मिश्र बंधु ने इस दृष्टिकोण को देखकर आश्चर्य होता है कि रीति की इतनी स्पष्ट व्याख्या करने के उपरांत भी इन्होंने कैसे इस काल को अलंकृत काल कहा। ठीक है, जिस प्रकार की उन्होंने व्याख्या की है मिश्र बंधुओं ने, उस आधार पर इनको भी नामकरण रीति काल ही देना चाहिए था। जिस प्रकार उन्होंने उसके ग्रंथ या कवियों को रीति कहा है, तो वो कहते हैं कि इस बात को देखकर हमें आश्चर्य व्यक्त होता है, हैरानी होती है कि उन्होंने इसको अलंकृत काल क्यों कह दिया, जबकि ये व्याख्या किस बात की कर रहे हैं, रीति शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। अलंकृत काल अति व्याप्ति या दोष से दूषित है, क्योंकि अलंकार प्रधान कविता हर युग में रची जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सॉरी, यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा नहीं आएगा, यहाँ पर डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल आएंगे। ठीक है, उन्होंने कलाकाल नाम दिया था, इसीलिए जो आपने इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर लिख लेना है रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, ये नाम देना यहाँ पर, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा नहीं आएंगे, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ही आएंगे इसमें। अब देखो, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन में इस काल को कला काल के नाम से पुकारा है, किंतु यह नाम भी उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि साहित्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों एक दूसरे पर टिके हुए हैं, उनका संबंध अन्योन्याश्रित है। मात्र भाव की कविता नहीं होता है, ना ही केवल अकेली कला के सहारे ही कविता रची जा सकती है। ठीक है, इन्होंने जो नामकरण दिया है वो केवल कला पक्ष के आधार पर दिया है, जिनका नामकरण कलाकाल। ठीक है,
जबकि रीतिकाल में भाव उत्कर्ष और कला का सौंदर्य दोनों ही व्याप्त हैं। इसलिए डॉक्टर रमाशंकर, यहाँ पर भी रमाशंकर शुक्ल और साल द्वारा प्रस्तावित कला काल नाम अव्याप्ति दोष के कारण समीचीन प्रतीत नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल में श्रृंगार रस की प्रमुखता को देखकर इसे श्रृंगार काल के नाम से पुकारा है। क्या नाम दिया है इन्होंने? श्रृंगार काल। किन्होंने? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। ये नाम भी क्या कहते हैं? अव्याप्ति दोष से ग्रसित है, क्योंकि संपूर्ण रीतिकालीन साहित्य का अनुशीलन करने के पश्चात कहा जा सकता है कि वहाँ श्रृंगार की प्रधानता स्वतंत्र नहीं बल्कि रीति आश्रित है। ठीक है, वो कहते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अकेली श्रृंगार की प्रधानता नहीं है बल्कि रीति भी आश्रित हैं, और ना ही केवल श्रृंगार ही तत्कालीन समय का विवेचन विषय रहा है। ठीक है, अकेली श्रृंगारिक रचनाएं ही नहीं की हैं, उसमें धार्मिकता भी आ जाती है, भक्ति भी आती है, नीति भी आती है। नेक्स्ट देखो, वही लाइन है कि धर्म, भक्ति, नीति भी इस युग की कविता में वर्णित हुए हैं। दूसरे विद्वानों ने इस काल के कवियों को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त इन 3 वर्गों में विभाजित किया है। इस वर्गीकरण के आधार पर भी इसे रीति काल ही कहा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया है यह भी सार्थक नहीं है। नेक्स्ट देखो, आचार्य शुक्ल श्रृंगार की प्रधानता को स्वीकार करते हुए कहते हैं, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दोनों रसों की कविता इस काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार रस की ही रही। ठीक है, किस रस की थी? प्रधानता श्रृंगार रस की विजय मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इससे इसे कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ठीक है, शुक्ल जी ने इस कथन से स्पष्ट होता है कि वे श्रृंगार की प्रमुखता को मानते हुए भी रीति के सुदृढ़ आधार को त्यागना नहीं चाहते, क्योंकि इस काल की श्रृंगार विशेषित कविता रीति आश्रित ही थी। अतः निष्कर्ष रूप में, कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि कला काल, श्रृंगार काल और अलंकृत काल आदि नाम इस युग की कविता की आंतरिक प्रवृत्ति अर्थात कथ्य को पूर्णतः स्पष्ट करने में सहायक नहीं हो सकते। ठीक है, ये जो नाम दिया है इन्होंने कला काल, ये सिर्फ उसके जो रीति काल है उसके साहित्य का सिर्फ कला पक्ष को ही बाहर निकालता है। ठीक है, और श्रृंगार काल से ऐसा लगता है कि सिर्फ यहाँ पर श्रृंगारिक रचनाएं ही रची गई, लेकिन नहीं, इस समय में भक्ति, नीति, धर्म से संबंधित रचनाएं भी रची गई थी। बाद में आता है अलंकृत काल। ठीक है, तो इनको लगता था ये जो अलंकृत नाम दिया गया है कि इसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य में अलंकार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आचार्य शुक्ल द्वारा दिया गया नाम रीति काल ही उपयुक्त बैठता है। इस विषय में डॉक्टर भगीरथ मिश्र कहते हैं, कला काल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज की प्रशंसा की, और देन आता है कि रीति काल कहने से प्राय कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती और प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती हैं। यह युग रीति पद्धति का युग था, अतः इस रीति काल का नाम ही दिया जा सकता है। यह था आपका प्रश्न, रीति काल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार।